तराई जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से भाजपा ने युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो जवाब में कांग्रेस ने युवा नेता भुवन कापड़ी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक दलों में युवाओं के बढ़ते हस्तक्षेप से 2022 का विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भुवन कापड़ी मुख्यमंत्री धामी को चुनौती देंगे, इसलिए भी कांग्रेस भुवन कापड़ी के कद को संगठन में मजबूत कर रही है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी के प्रथम बार खटीमा आगमन पर कार्यकर्ताओं व आम जनता ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान अनसुनी आवाज ने उनसे बात की। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। तराई जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा देने का काम किया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने युवा नेता भुवन कापड़ी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नया रंग पैदा कर दिया है। कल भुवन कापड़ी जी का पहला आगमन था खटीमा में और उनका भव्य स्वागत यहां पर आम जनता के द्वारा किया गया। क्या हालात 2022 के लिए होने वाले हैं, भुवन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे। एक दिलचस्प बात यह है, खटीमा में पुष्कर सिंह धामी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और भुवन कापड़ी जी जो कांग्रेस के 2017 के चुनाव में निकटवर्ती प्रतिद्वंदी धामी जी के थे, वो भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय धामी जी राज्य को चला रहे हैं, राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और उसके जवाब में भुवन कापड़ी जी को भी पार्टी ने जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी के तौर पर दी है। क्या हालात होने वाले हैं 2022 में, कैसे मुख्यमंत्री के कद का सामना भुवन भाई करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी के तौर पर आपको दायित्व मिला है, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से लेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि मुझ जैसे साधारण घर के व्यक्ति को 40 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसमें मैं खरा उतरूं। मेरा मानना यह है कि जो हमारे पुराने जो साथी मुख्य धारा में थे और किन्हीं कारणों से वो छूट गए, तो हम संगठन के माध्यम से सबसे पहले उन हमारे यूथ कांग्रेस के और पूर्व वरिष्ठ जो साथी थे जो क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं, ऊर्जावान हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, आपके खटीमा क्षेत्र के हैं, एक इसको आप किस तरीके से लेते हैं और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर 2017 में आप उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर थे कांग्रेस पार्टी से और 2022 में भी शायद यही सिनेरियो रहने वाला होगा, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आगे की फाइट होने वाली है? किसी भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति अगर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी बात होती है, गौरव की बात। अब बात यह है कि वो मुख्यमंत्री हैं, अभी इससे पहले 9.5 साल का उन्होंने विधायक के रूप में खटीमा में काम किया है, तो उन 9.5 सालों में उन्होंने खटीमा के लिए क्या किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खटीमा की जनता आप जानते हैं उत्तराखंड की जननी है, बहुत पढ़ी लिखी है, सूझी है, सब चीज़ें जानती हैं और आने वाले 5 महीने में जो कि प्रदेश के मुखिया के रूप में वो बैठे हुए हैं, इस हमारे सीमांत क्षेत्र, इस जनजातीय क्षेत्र और जो है पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, क्या खटीमा के लिए कर पाते हैं? तो प्रदेश के मुखिया रहते हुए क्या वो खटीमा जो कि धारचूला से लेके हमारे पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, डीडीहाट सब जगह के लोग और यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी जो इलाज कराने के लिए इसी रोड से आते हैं और यहाँ छोड़कर वो आगे भोजीपुर और पीलीभीत बरेली निकल जाते हैं, क्या हमारे खटीमा के लोग इलाज कराने के लिए बरेली, भोजीपुरा, पीलीभीत जा रहे हैं, क्या इन सब लोगों को ये खटीमा में ठहराव दे पाएंगे? क्या खटीमा में एम्स जैसा कोई बड़ा संस्थान जिससे कि खटीमा का व्यक्ति और पहाड़ से आने वाला और नेपाल से आने वाला व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में जाके दर दर की ठोकरें खाता है इलाज कराने के लिए, तो उसको यहाँ इलाज मिल पाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरीके से युवा चेहरा भाजपा ने आगे किया और धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपको लगता है कि 2022 का चुनाव जो है वो युवाओं पर केंद्रित होने वाला है? चुनाव तो हमेशा युवाओं पर ही केंद्रित होता है। हमारा युवा प्रदेश है और 50% मतदाता युवा है, लेकिन
सिर्फ युवा चेहरा होना ही ये नहीं दर्शाता कि युवाओं पर केंद्रित है। युवाओं के लिए क्या ठोस नीति सरकारें बनाती हैं, कौन से दल बनाते हैं। अब आप देखिए, आज युवा तेजी से खेल की ओर अग्रसर है, खेल में अपना भविष्य ढूंढ रहा है। उत्तराखंड में दो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने पिछले कार्यकाल में अपने किया, हल्द्वानी और देहरादून में, और बहुत सारे अंतर्राज्यीय स्टेडियम बनाए गए। वो स्टेडियम धूल फांक रहे हैं पिछले 4.5 वर्षों में, उनके जो ताले लगे थे वो एक बार भी नहीं खुले। तो आप समझिए कि जो युवाओं की बात करते हैं खेल के क्षेत्र में, उन युवाओं के लिए बने स्टेडियमों के ताले नहीं खोल पा रहे, तो उनका क्या भविष्य सुनिश्चित करेंगे, क्या युवाओं के लिए करेंगे। जो हमारे युवा साथी उपनल के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से मनरेगा में नौकरी कर रहे थे, उन साथियों को कांग्रेस ने पिछली सरकार में स्पष्ट जीवो निकाला था, स्पष्ट कैबिनेट में पास किया था कि किसी भी साथी को जिसकी नौकरी लगी है उसको नहीं निकाला जाएगा। पिछले 4.5 वर्षों में चाहे किसी शिक्षकों को आप देख लीजिए, चाहे उपनल के कर्मचारियों को देख लीजिए, चाहे रोडवेज के कर्मचारियों को देख लीजिए, चाहे हमारे मनरेगा के कर्मचारियों को देख लीजिए, तो जो है उन सबको धक्के खाने पड़ रहे हैं, निकाल दिया गया। तो जो लगी हुई नौकरी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ युवाओं को नौकरी दे पाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी नई टीम बनाई है, कोर टीम बनाई है चुनाव से जस्ट पहले, आपको नहीं लगता कि जो खेलेबाजी में बटी हुई कांग्रेस थी उन सबको साधने का काम किया गया है? हरीश रावत गुट हो गया, प्रीतम सिंह गुट हो गया, तो इन सारी गुटबाजियों के चलते हुए 4-4, 5-5 अध्यक्षों को लेकर किस तरीके से आप मुकाबला कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में कोई खेलेबाजी नहीं। जहाँ एक गुट है, सोनिया गांधी जी का गुट, राहुल गांधी जी, उसी छतरी के नीचे सारे लोग। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग लोगों के कई मुद्दों पर अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन वो खुलकर साथ रखते हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हर व्यक्ति को यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है, और इस बात को मीडिया गुटबाजी में बदलती तो हम कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए, एक मुख्यमंत्री आता है तो दूसरे के फोटो हटाने में लग जाता है, दूसरा तीसरे के हटाने में लग जाता है, उनकी योजनाओं को रोकने का काम करते हैं। अभी वात्सल्य योजना का उद्घाटन किया गया, आपने देखा होगा, एक दिन के अंतर में मुख्यमंत्री और जो है मोदी जी के फोटो के साथ ऐड छपता है, तो दूसरे दिन खाली मंत्री के फोटो लगा के ऐड छपता है। तो सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और बस यही बात है कि उनके यहाँ तानाशाही है, लोग दबा कर रखते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, तो अपनी बात करते हैं खटीमा की, तो 10 साल से विधायक रहे हैं धामी जी, तो उनके 10 साल के विधायक रहते हुए कामों का आकलन आप किस तरीके से करते हैं एज ए खटीमा वासी के तौर पर? बात स्वास्थ्य सेवाएं को करें, मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक जीवन के 21 साल 20 साल के अनुभव में और मेरे जीवन के पूरे 40 साल के अनुभव में कोरोना काल एक ऐसा समय आया है, नेता की जरूरत जनता को सीधे सारी जनता को पड़ी। उस समय पर हमारा सरकारी अस्पताल, जिसकी दुहाई वोटों के लिए लगातार दी जाती है, वहाँ हमारी पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री में जो 18-20 ICU दे रखे थे, 8 महीने से धूल फांक रहे थे, वो ICU चालू नहीं हुए। खटीमा का आदमी से ऑक्सीजन के बगैर और ICU के बगैर दम तोड़ता चला। ये बड़ी चिंता की बात मैं कहता हूँ कि हमारे सरकारी अस्पताल में फिजिशियन नहीं था, जिस कारण उसको कोविड भी नहीं बनाया जा सकता था। धन्यवाद करूँगा हरीश खान जी का, जिन्होंने उसमें मदद करके कोविड सेंटर बनाया। कोविड सेंटर क्या बनाया कि रेफर सेंटर बनाया। 90 से नीचे ऑक्सीजन वालों को जो है रुद्र को भेजना शुरू कर दिया, कहीं बाहर भी नहीं कर, सब ने दम तोड़ा। लोग बहुत परेशान हुए। जिस परिवार ने ये कोरोना काल झेला वो जानता है खटीमा की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। बात करें हम शिक्षा की, जहाँ 3,000 साढ़े 3,000 एडमिशन प्रति वर्ष हमारे डिग्री कॉलेज में साधारण परिवार के SC ST के लोगों के, हमारे सामान्य जाति के लोगों के होते थे। BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर, MA फर्स्ट ईयर, MSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर मिलाकर वहाँ आज 500 की संख्या रह गई है। वो 2600 छात्र 2500 छात्र कहाँ जाएगा, वो कैसे पढ़ाई करेगा? जिसको प्रैक्टिकल सब्जेक्टों से करना है वो कैसे प्राइवेट करेगा? एक बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी ने उन आम परिवार के छात्रों के लिए कर दी है, जो अपना सुनहरा भविष्य 12th पास करके सरकारी विद्यालयों में 3,000 में जो काम कर सकते थे, जो 3,000 साढ़े 3,000 फीस में जो पढ़ाई करते थे, उसकी कीमत 30,000 35,000 हो गई। तो आप सोचिए एक आम व्यक्ति कैसे प्रतिवर्ष कितना खर्चा लाएगा। लगातार सीटें घटती जा रही हैं। बात करेंगे प्राइमरी शिक्षा की, जहाँ वो कहते हैं कि भाई हम घर तक शिक्षा पहुँचा रहे हैं। हमारे बग्गा चौवन में जो एक बहुत जंगल में बैठा हुआ क्षेत्र है, करीब 5-5, 7-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पर 4 प्राइमरी स्कूल थे, उनका एकीकरण कर दिया। अब आप समझिए कि 1 से लेकर 5 तक का बच्चा इस बरसात में, जहाँ आप ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते, विद्यालय कैसे जाएगा? तो आप बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल से। आप जो है महाविद्यालयों में जो बच्चे अपना सुनहरा भविष्य लेकर जो पढ़ना चाहते थे, उनको रोक रहे हैं।
आप जो है सीधे सीधे शिक्षा का बाजारीकरण करना चाहते हैं, ये आपने स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा अगर हम खटीमा के अन्य मुद्दों पे बात करें, सड़क है, आप बिजली है, पानी है। करें, आप खटीमा में जब से मुख्यमंत्री बने हैं 6-8 घंटे रोज बिजली जा रही है। आप खटीमा की सड़कों की बात करें, आपने भी पूर्व में देखा हुआ है, कहीं भी ऐसी सड़क गाँव नहीं है जहाँ सड़क न टूटी है। अब मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए, हॉट मिक्स रोड के ऊपर ईंट का खड़ंजा है। मुझे लगता है कि पूरे मुझे दुनिया का नंबर 1 उदाहरण ये मुझे खटीमा में ही होगा। हमारी जो झंझट से बिरिया जो हॉट मिक्स कांग्रेस के जमाने में बनाई गई थी, उस हॉट मिक्स में समौरा और उल्लन पटिया के पास जो है कि खड़ंजा ऊपर लगाया गया है। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सड़क से जोड़ने की क्या सोच है। आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, आप जो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, आज बात करिए कि खटीमा एक ऐसी जगह है जहाँ युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यहाँ सिटकुल जैसे जो 3 फैक्ट्रियाँ तिवारी जी ने लगाई, उसके बाद कभी कोशिश नहीं करी क्षेत्रीय विधायक ने हम जो है यहाँ पर सिटकुल की स्थापना करें। आज आप मुखिया हैं प्रदेश के, सिटकुल की स्थापना होनी चाहिए। सिटकुल की स्थापना होगी तो खटीमा के स्थानीय जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के और एसटी के जो छात्र हैं, जो सामान्य छात्र हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार बढ़ाना चाहिए, उसके लिए कोई यहाँ शुरुआत नहीं की गई। कि वर्षों से खटीमा के लोग जिले की मांग कर रहे हैं। अब तो मुखिया खटीमा का है। अब सीमांत क्षेत्र नेपाल से आप गतिविधियाँ पिछले 2-3 सालों में भारत और नेपाल के संबंधों को आप देख रहे हैं। सीमा में गोली भी चली, बहुत जो है विवाद की स्थिति रही है। उन्होंने अपने नक्शे में जो है कि दिखा दिया है कि हमारा इलाका है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अब जरूरी है कि खटीमा को जिला बनाया जाना चाहिए। क्या अब खटीमा जिला बनेगा, ये बड़ा प्रश्न है। भाजपा ने तराई पर फोकस किया है। 2 कैबिनेट मंत्री उधम सिंह नगर से और अब मुख्यमंत्री भी उधम सिंह नगर से हैं, और कांग्रेस ने भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष अपने वो उधम सिंह नगर से दिए हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि अचानक से ये फेरबदल जिसकी तराई पर पूरी राजनीति आकर केंद्रित हो गई है? 2022 के चुनाव में तराई का निर्णायक होने वाला है। कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों पार्टियों में बेसिक जो फर्क है, भारतीय जनता पार्टी वोट और सीट सरकार के लिए राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए जनता तक उनकी सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है, कैसे भी हम सरकार बना लें। उन्हें अभी मुझे लगता है कि वो ये सोचते नहीं सरकार का काम क्या है। सरकार का काम जनता के जनहित के कार्यों को, जो सुविधाएं हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई से, जो टैक्स से जो राजस्व इकट्ठा होता है जनता का, उसका सदुपयोग जनता के लिए कैसे किया जाए, वो नहीं सोच पा रहे हैं। कांग्रेस ही सोचती है। और तराई हो चाहे पहाड़ हो, ये कुछ बदलना है, कुछ नहीं होने वाला। जिन उद्योगों, जिन सिटकुल की स्थापना तिवारी जी ने करी थी, डबल इंजन की सरकार का ही हवाला देते हैं और लाखों 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को उसमें रोजगार मिला था। पूरा उत्तराखंड का रोजगार उस पर आके जो है केंद्रित हो गया था। आज लगातार वो फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही है। राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इसकी सरकार है। क्या कर रहे हैं उस रोजगार को दिखा। तो निश्चित तौर पर 2022 में आप चुनाव मैदान में होंगे और मुख्यमंत्री के सामने कैंडिडेट होंगे। तो इस चुनाव को आप किस चुनौती के तौर पर देखते हैं और क्या एजेंडा लेकर आप खटीमा की पब्लिक के बीच में आप जाएंगे 2022 में? मैं इसे चुनौती नहीं, एक अवसर मानता हूँ। मेरी नज़रों में ये एक अवसर है और खटीमा की जनता जो उत्तराखंड निर्माण में जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है, वो हर व्यक्ति के बारे में जानती है। खटीमा की जनता जानती है कि किस व्यक्ति को हॉस्पिटल लाना है, किसको खर्च बचाना है। जो व्यक्ति खटीमा की जनता के लिए काम करेगा, मैं तो खटीमा के सेवक के रूप में काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य चुनाव जीतना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य खटीमा के हितों की रक्षा करना और खटीमा को आगे बढ़ाने से है। अगर हमारी खटीमा की जनता को लगेगा कि पिछले 9.5 साल विधायक बनकर इन्होंने खटीमा के लिए कुछ किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है, ये और जो है कि इन 5 महीनों में जब वो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुखिया हैं, तब खटीमा की जनता के लिए क्या करते हैं, ये खटीमा की जनता देख रही है और निगाहें बैठाए हुए है कि 9.5 साल का तो देख लिया कि कैसे पूंजीपति घर बना रहे हैं, कैसे जो है राजनीति की बंदरबांट हुई है, कैसे जो है कि यहाँ भूमाफिया, खनन माफिया कैसे यहाँ सक्रिय हुए हैं। अब देख रहे हैं कि आने वाला ये 5 महीना खटीमा का स्वर्णिम इतिहास लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखेगा तो खटीमा की जनता पलटना चाहती है। ये थे भुवन कापड़े जी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ 2022 में अगर कांग्रेस पार्टी उनको मौका देती है तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है और ये संयोग बनेगा कि जो 5-6 महीने का कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहेगा वो क्या परफॉर्मेंस दे पाते हैं। जनता खटीमा की समझदार है, राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका रही है, वो अपना सही और सटीक प्रतिनिधित्व चुन सकती है और 2022 की सारी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस
उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, ऐसा भुवन कापड़े जी का दावा है।